आज के क्लास में हम लोग यंग का प्रयोग पढ़ने वाले हैं कि यंग का प्रयोग क्या होता है। प्रकाश के व्यतिकरण के घटना के प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम टॉमस यंग एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने अपना एक प्रयोग किए थे। वो कब? 1801 में। उनके प्रयोग द्वारा क्या था, तो एक क्या किए थे, एक संकीर्ण रेखा छिद्र एस को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे लाइट को पार कराया था। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सिंपली कि एक यहाँ पे ऐसा एक मान लेते हैं, पूरा पहले इसको समझते। मान लो कि एक चदरा है, ठीक है। तो ये एक चदरा है और इसके अंदर एक छोटा सा होल कर दिए। क्या किए? एक पतला सा यहाँ पे होल कर दिए, जिससे क्या हो, प्रकाश की लाइट पार कर सके। और बाकी एरिया से प्रकाश की लाइट पार नहीं कर सकते। तो यहाँ से एक किरण पार कर सके, ऐसा होल किया गया, ठीक है। इसको यहाँ पर एक रेखा के द्वारा दर्शाया जा रहा है, लेकिन ये एक सतह है। सतह के बीच में एक होल किया गया है, जहाँ से प्रकाश के किरण पार कर सके। और प्रकाश जब इससे पार करेगा तो अभी से बाहर निकलती ये फैलना शुरू कर देगा। तो इससे क्या किया गया, एक ही किरण से दो किरण का अब यहाँ पर निर्माण किया गया। अब यहाँ से जब प्रकाश फैलेगा तो एक ऐसा फिर से एक चदरा लिया गया, जिसमें दो होल किया गया। जिसमें क्या किया गया? दो होल किया गया, ठीक है। इसमें दो होल किया गया और इससे प्रकाश किरण, एक इससे प्रकाश की किरण जाएगा और एक इससे प्रकाश की किरण जाएगा। जब प्रकाश की किरण निकलेगा तो ये दोनों किरण आपस में, अब आगे में यहाँ पे क्या किया गया, एक पर्दा लगा दिया गया। यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया गया। पर्दा ये सिर्फ लाइन नहीं है, एक समतल है पूरी तरह से, एक लंबा से यहाँ पर्दा सामने में रख दिया गया। अब ये प्रकाश किरण यहाँ से जैसे ही निकलेगा, अब ये पर्दे पर पड़ेगा, तो हो सकता है कि ये दोनों किरण आपस में कहीं मिले। हो सकता है कि ये दोनों किरण कहीं जगह जगह पर मिलेगा। हो सकता है पहले यहाँ पर मिल गया, तो कहीं पर भी मिलेगा, तो एक जगह फिर यहाँ पर मिला, फिर यहाँ पे दोनों किरण मिला। बहुत सारा किरण यहाँ से फैल के निकलेगा ना, और फिर दोनों यहाँ पे किरण मिला। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जब जहाँ पे किरण मिल रहा है, एक जगह क्या हो जा रहा है, ब्राइट हो रहा है। एक जगह क्या हो जा रहा है, ब्राइट उत्पन्न हो रहा है। ब्राइट मतलब यहाँ पे लाइट दिख रहा है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डार्क दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, डार्क दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखने को मिलेगा, डार्क। अब ब्राइट कब देखने को मिलेगा, जब दो प्रकाश की किरण आपस में मिलता है। तो हमको पता है कि दो घटना होता है, एक समपोषी का घटना होता है, एक समपोषी का घटना होता है, एक विनाशी का घटना होता है, एक विनाशी का घटना होता है। तो एक समपोषी और एक विनाशी का घटना होता है। जब ये दो किरण आपस में मिलेगा, अगर वहाँ पे समपोषी का घटना होगा तो वहाँ पे हम लोग को क्या दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। और जब दो किरण आपस में मिल के क्या चीज़ का घटना होगा, विनाशी का घटना होगा। अगर कैसा होगा, विनाशी का घटना होगा, तब वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डार्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग पर्दा का यूज करते हैं ना, तो पर्दा पर एक जगह यहाँ पे क्या दिखेगा, बहुत लाइट दिखेगा, एक जगह क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। एक जगह क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। तो एक जगह लाइट दिखेगा, एक जगह डार्क दिखेगा, ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे लाइट दिखेगा और फिर कुछ दूर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ब्राइट। तो ऐसा लाइनिंग हम लोग को देखने को मिलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यंग का एक्सपेरिमेंट कहते हैं, यंग्स का प्रयोग कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पर्दे पर देखने को मिलता है। इसको एक और आकृति से यहाँ पर समझ सकते हैं, आगे आपको दिखा देते हैं। इसमें दिया है कि नहीं दिया है, शायद दिया भी, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पे व्हाइट जो दिखाया जा रहा है, जो यहाँ पे व्हाइट दिखाया जा रहा है, ये ब्राइट का केस है। और यहाँ पे जो डार्क दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ये डार्क का केस है। जो ब्लैक दिखाया जा रहा है, तो डार्क का केस है। तो इस प्रकार से पर्दे पर हम लोग को स्लाइड नजर आने लगता है। तो ये यंग के प्रयोग द्वारा दिखाया गया था। इसी को यंग का प्रयोग के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसमें से कुछ डेरिवेशन आता है, वो डेरिवेशन किस प्रकार का आता है, वो हम लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या करना है, किसका डेरिवेशन जो आता है, वो आता है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। यही चीज प्राप्त किया जाता है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त किया जाता है। और इसी का डेरिवेशन पूछता है, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक निकालने के लिए पूछा जाता है। एग्जाम में जब ये पूछेगा तो फ्रिंज का चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करने के लिए पूछता है। तो सबसे पहले यही हेडिंग डाल लेना है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक हेडिंग के रूप में ये रहेगा। और अब इसमें कुछ टर्म पहले हम लोग जान लेते हैं। तभी हम समझा रहे थे कि जब भी सोर्स आता है, तो जब टकराएगा तो एक जगह हम लोग ब्राइट दिखेगा, एक जगह हम लोग क्या दिखेगा। तो अब ये ब्राइट और डार्क हम लोग पहले से जानते हैं। ब्राइट का मतलब ये होता है कि दोनों सेम फेज में टकराएगा, मतलब जीरो से फेज का अंतर कितना होगा, 0 या 2 पाई या 4 पाई रहेगा। तो उस केस में ब्राइट का केस देखने को मिलता है।
या अगर एंगल का अंतर जीरो का नहीं होगा, पाई का 3 पाई अगर 5 पाई का होता है, इस केस में हम लोग क्या देखने को मिलेगा, विनाशी होता है। जब यहाँ पर लाइट का विनाशी होता है तो वहाँ पे क्या दिखता है, डार्क दिखता है। तो वहाँ पे क्या दिखने लगता है, डार्क दिखता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग दो टर्म्स को यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। क्या चीज़, तो ब्राइट और बोल सकते हैं क्या चीज़ को, तो ब्राइट और डार्क। तो ब्राइट और डार्क किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिख लेना है, लिखवा ही देते चलिए। दीप्त, चमकीली दीप्त या चमकीली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चमकीली फ्रिंज। चमकीली का हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज हेडिंग डाल के लिखना है, ब्राइट फ्रिंज हेडिंग डाल के लिखना है। दो प्रकाश की किरण जब मिलता है, जिस बिंदु पर, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, लेने दीजिए। ऐसे लिख लेना है, जिस पर्दे के जिस बिंदु पर समपोषी का घटना होता है, उसे चमकीली फ्रिंज कहते हैं। दूसरा लिखना है तो दूसरा क्या होता है, काली फ्रिंज, जिसको हम लोग डार्क कहते हैं। दूसरा लिखना है काली फ्रिंज, काली मतलब डार्क फ्रिंज किसको कहते हैं। जिस पर्दे पर, ऐसे लिखना है, पर्दे पर जिस बिंदु पर विनाशी का घटना होता है, उसे काली फ्रिंज कहते हैं। अब आते हैं इसके डेरिवेशन पे। डेरिवेशन के लिए सबसे पहले डायग्राम को बनाना है। अब यहाँ पे जब हम लाइट सोर्स दे रहे हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं, 2 लाइट सोर्स देंगे, यहाँ से 2 लाइट की किरण पार करना चाहिए। इस वाले बिंदु को S1 कहेंगे, इस वाले बिंदु को S2 कहेंगे, और ये इसके बीच के जो बिंदु होगा उसको हम लोग S कहेंगे, डेरिवेशन में मदद करेगा। और ये दोनों लाइट के जो बीच के दूरी है उसको हम लोग कैपिटल D से दर्शाएंगे। उसको हम लोग किससे दर्शाएंगे, कैपिटल D से दर्शाएंगे। तो ये 2 सोर्स है, ठीक है, 2 लाइट का सोर्स है, प्रकाश के 2 लाइट का सोर्स है। और सामने में यहाँ पे क्या रखा रहेगा, पर्दा जो रहेगा वो पर्दा ज़्यादा दूरी पर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सामने में क्या रखा हुआ है, पर्दा रखा हुआ है। ये हम लोगों को सामने में इस तरह से पर्दा है। अब यहाँ से क्या करते हैं, सब डॉटेड लाइन से समांतर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ऑब्वियस है, इस वाले बिंदु को जहाँ पे ये समांतर लाइन यहाँ पर ड्रॉ की, इसको O मान लेते हैं, इसको हम O1 मान लेते हैं, इसको हम O2 मान लेते हैं। अब मानते हैं ये कि जब प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेगा, तो एक किरण मान लेते हैं कि यहाँ से प्रकाश किरण निकला और यहाँ पे जाके टकराया। दूसरा आपस में ये दूसरा किरण में निकला, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पे जाके मिल रहा है, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पे जाके मिल रहा है। जिस बिंदु पे मिल रहा है उसको हम P से दर्शा देते हैं, जिस बिंदु पर मिल रहा है उसको हम लोग P से दर्शा देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है,
जिस बिंदु पे मिला वो यहाँ से इसको मूल्य बिंदु मान के चलते हैं, तो इसके यहाँ से दूरी कितना है, इसको हम x मान रहे हैं। इसके यहाँ से दूरी कितना मान रहे, x मान रहे। अब देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, d है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, ये आधा में बटा हुआ है, ये d/2 होगा। यहाँ सामने में भी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। और यहाँ से भी यहाँ ये दूरी कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, तभी तक दोनों मिलके ये यहाँ पे d होगा। बस इतना सबसे पहले हम लोग को डिफाइन करना है। अब ये जो d होता है ये दोनों सोर्सों के बीच की दूरी होता है, दोनों सोर्सों के बीच की दूरी। ये पहला सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है। तो हम यहाँ पर दो सोर्स माने हैं, ठीक है, दो सोर्स माने हैं। ये लिख सकते हैं कि पहले ये डायग्राम बना लेना है, डायग्राम बना के लिख लेना है। माना कि S1 S1 तथा S2 प्रकाश के दो कला संबंध स्रोत है, या प्रकाश का दो स्रोत है, इतना भी लिख सकते हैं, इतना डिटेल में लिखना है। प्रकाश के दो स्रोत है, प्रकाश के दो स्रोत है, प्रकाश के दो स्रोत है, ठीक है। तो ये प्रकाश के दो स्रोत मान ली। अब यहाँ पे जो d है, तो d क्या है, d के बारे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि दोनों स्रोत के बीच की दूरी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोनों स्रोतों की बीच की दूरी, दोनों स्रोतों के ये बीच की दूरी है। और यहाँ से एक और चीज़ मानना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो कैपिटल D से दर्शा रहे। किससे दर्शा रहे, कैपिटल D से दर्शा रहे। जो कैपिटल D है सोर्स और पर्दे के बीच की दूरी है। जो कैपिटल D है वो क्या है, तो सोर्स और पर्दे के बीच की दूरी है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। कैपिटल D जो है, लिख लेना कैपिटल D के बारे में। सोर्स या स्रोत हम लोग लिख सकते हैं, ये स्रोत है, सॉरी हाँ स्रोत ही लिखेंगे, ठीक। स्रोत तथा पर्दा के बीच की दूरी है। शॉर्ट में डिफाइन हो गया। अब हम लोग को इसमें फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है। फ्रिंज का मतलब ये बताए कि एक जगह क्या बनेगा, डार्क बनेगा, एक जगह क्या बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना, एक जगह क्या बनेगा, डार्क बनेगा, और एक जगह ब्राइट बनेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं दो डार्क के बीच की दूरी, या दो बोल सकते हैं दो डार्क के बीच की दूरी, या दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दो ब्राइट के बीच की दूरी क्या होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। उसी को हम लोग फ्रिंज की दूरी के नाम से जानते हैं, जिससे हम लोग बीटा से दिखाते हैं, जिसको हम लोग बीटा से दिखाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो जब भी फ्रिंज का दूरी का बात किया जाए तो दो डार्क के बीच की दूरी होगा, या दो ब्राइट के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज की दूरी कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसके बारे में या फ्रिंज की चौड़ाई भी उसको बोला जाता है, फ्रिंज की चौड़ाई बोला जाता है। लिख भी लेते हैं फ्रिंज की डॉट करके, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई। इसमें लिख लेना है, जो बोल रहे हैं उसको लिख लेना है दो। अच्छा, इसको इंग्लिश में ही लिखते हैं ब्राइट और डार्क, हिंदी में नहीं लिखेंगे, हिंदी में अच्छा भी नहीं लग रहा है। एक जगह महत्तम हो रहा है, एक जगह क्या हो जा रहा है, काला हो जा रहा है, उसको ऐसे हिंदी में नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे दो ब्राइट, दो ब्राइटों के बीच की दूरी, दो ब्राइट्स के बीच की दूरी, दो ब्राइट के बीच की दूरी, या दो डार्क के बीच की दूरी को, दो ब्राइट के बीच की दूरी या दो डार्क के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताया कि पर्दा पर कैसे बनेगा, एक जगह क्या होगा, डार्क होगा, एक जगह क्या होगा, ब्राइट होगा, फिर यहाँ पे डार्क होगा और फिर क्या होगा, ब्राइट होगा। तो इस तरह से जो बनता है, मान लो कि ये क्या है, ये ब्राइट वाला है, ये दोनों ब्राइट के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब आते हैं हम लोग डेरिवेशन पे कि ये फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो किस प्रकार से निकालेंगे। तो ये निकालने के पहले हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये
जो दूरी है डी एक्स, ये सब के बीच में हम लोग संबंध पहले निकालते हैं। चलिए, तो प्रकाश किरण ले लिए, तो यहाँ से दो त्रिभुज बन रहा है जिसमें हम लोग यूज करेंगे S2O2P और दूसरा यूज करेंगे S1O1P। ठीक है, ध्यान में है। तो पहले हम लोग यूज करते, चलिए S1O1P, त्रिभुज S1O1P में यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज S1O1P में। अब ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इसमें हम लोग तो पहले पथांतर का मान निकालना है। पहले क्या करेंगे? पथांतर का। पथांतर क्या होता है? दो पथों के बीच की दूरी, मतलब S2P में से अगर S1P को घटाएंगे तो दोनों के पथ के अंतर को यही डिफाइन होता है। पहले भी हम दिखा चुके हैं कि दोनों के पथ के अंतर, दो किरण है, दोनों के पथों के अंतर कितना, पथांतर निकालने वाले हैं। S2P में से अगर S1P को घटा देंगे तो दोनों के पथों का अंतर निकल जाएगा। इसके लिए हम S1P का मान और S2P का मान निकालना पड़ेगा। अगर S1P का मान निकालना तो ये त्रिभुज हम यूज कर रहे हैं, तो इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है, तो ये कर्ण है। S1P क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। लंब क्या है इसका? तो लंब यहाँ पर बोल सकते हैं O1P, आप प्लस में यहाँ पर आधार के स्क्वायर, तो O1 या S1O1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इस त्रिभुज में हम बात करेंगे तो पाइथागोरस पर में अगर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? S1P के स्क्वायर बराबर S1O1 के स्क्वायर प्लस O1P1P के स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आएगा। हमको S1P का मान निकालना है, लेकिन स्क्वायर है तो इसको रूट बाद में लेंगे। पहले S1P का मान देखते हैं। S1O1 का मान कितना है? तो S1O1 देख सकते हैं, यही वाला दूरी है S1 से लेके O1 तक। ये पूरा कैपिटल D हम माने हैं, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल D के स्क्वायर हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये कैपिटल D के स्क्वायर हो जाएगा। अगर O1P का बात करते हैं तो इसका मान कितना होगा? अगर O1P का बात करते हैं, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी चाहिए। अब ध्यान देना है कि ये पूरा दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का x है और यहाँ से लेके यहाँ तक का D/2 है। तो अगर x में से ये D/2 हटा देंगे तो ये वाला दूरी बच जाएगा। तो ये O1P का मान कितना होगा? x माइनस D/2, x माइनस D/2। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस D/2 के द क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस D/2 के द स्क्वायर हो जाएगा। अगर बात करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहला काम ये करते हैं, यहाँ पर एक हम लोग बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। उसको थोड़ा सा हम समझा देंगे, लेकिन पहले यहाँ पर डी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा। जब कहीं पर अगर यहाँ पर डी का कैपिटल डी नहीं है और कॉमन करते हैं तो उससे क्या करना पड़ता है? भाग करना पड़ता है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर से भाग कर देंगे, फिर गुना करेंगे डी स्क्वायर से, दोनों में तो वही आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इतना निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। तो ये रूट जो बनेगा डी स्क्वायर 12 कर देते हैं 1 प्लस एक्स माइनस D/2 के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर के द पावर कितना? 1/2। अब देखो 1/2 का मतलब ही होता है रूट। तो अब जैसे कि यहाँ पर डी स्क्वायर है तो डी तो बाहर निकल जाएगा रूट से। यहाँ पर रूट से क्या हो जाएगा? डी बाहर निकल जाएगा। तो डी बाहर आ गया तो अंदर में सिर्फ क्या बच जाएगा? अंदर में बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा x माइनस D/2 के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल D के स्क्वायर, इसका पावर 1/2। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं हम। बाइनोमियल थ्योरम में ये बताया जाता है, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करना है। बाइनोमियल थ्योरम में ये बताया जाता है कि अगर 1 प्लस एक्स के पावर n है, 1 प्लस एक्स के पावर n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस nx। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस nx लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा सा छोटा रूप में इसको डिस्कस कर देना चाहते हैं। ऐसा कब होता है? जब 1 क्या होता है, जो ये x होता है ये 1 से क्या हो? काफ़ी छोटा हो। जब यहाँ पर लिख सकते हैं जब x का मान क्या होता है? 1 से काफ़ी छोटा होता है, तब हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। बात समझ में आए जो हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं? ये तभी लिख सकते हैं जब ये क्या हो? जब ये जो यहाँ पर x है ना, ये बहुत छोटा होगा 1 से।
अब यहाँ पर भी ये जो टर्म है, यहाँ पर जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म 1 से काफ़ी छोटा माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? इसलिए कि जो कैपिटल डी है ना, तो बताया जाता है कैपिटल डी बहुत बड़ा होता है स्मॉल डी से, स्मॉल डी से बहुत बड़ा होता है। तो इस केस में ऊपर का टर्म बहुत छोटा हो गया, नीचे का टर्म बहुत बड़ा हो गया, तो ये पूरा मान 1 से क्या होता है, काफ़ी छोटा आता है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कैपिटल डी बहुत ज़्यादा बड़ा है स्मॉल डी से, इसलिए इस केस में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का अगर प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 1 प्लस, यहाँ पर घात में कितना है, n की जगह कितना है 1/2 है, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और इस x की जगह ये पूरा है, ये पूरा लिखाएगा x माइनस d/2 के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इस तरह से इतना यहाँ पे निकल के आएगा। ये बाइनोमियल थ्योरम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब अगर हम यहाँ से अगर हम d से गुना कर देते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, d में 1 से गुना होगा 1 ही रह जाएगा, और इसमें हम अगर d से गुना करते हैं, एक d कट जाएगा, एक d बचेगा, तो ऊपर में बचेगा x माइनस डी के द होल स्क्वायर, x माइनस डी के द होल स्क्वायर है, और नीचे में जो बचेगा, तो नीचे में एक d कट गया, और नीचे में यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा। इस तरह से इसको समीकरण 1 कर देते हैं। अब हम सेम इसी प्रकार से क्या करते हैं, H2P का मान निकालते हैं। सेम इसी प्रकार से H2P का मान निकालते हैं। उसके लिए कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, यहाँ से सबसे पहले देख लेते हैं। अगर H2P का मान निकालना चाहते हैं, इस त्रिभुज में हम लोग देख सकते हैं, ये जो त्रिभुज है ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा H2O2P, H2O2P। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। H2O2P ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज H2O2P में, H2O2P में अगर H2O2P का बात करते हैं तो इसमें पाइथागोरस पर में अप्लाई करेंगे, तो इसमें H2P के द होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में इधर क्या देखने को मिलेगा, तो बराबर में H2O2 के द होल स्क्वायर प्लस O2P के द होल स्क्वायर। अब हमको इसी का मान निकालना है H2P का, H2P का द होल स्क्वायर हो गया, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो H2O2 का मान ये भी डी ही, कैपिटल डी ही होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों मान एक बार समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं H2 से लेके O2 तक, ये भी मान क्या होगा, कैपिटल डी ही होगा। अगर हम O2 से P का बात करते हैं तो देखिए, यहाँ से लेके O से लेके P तक x है, और ये d/2 और बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस d/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस d/2 हो जाएगा उसका O2P का मान। तो दोनों का मान यहाँ पे अगर रखते हैं, ये कितना आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा पहले तो डी स्क्वायर प्लस इसका अगर मान रखते हैं, ये x प्लस d/2 होगा। ये क्या होगा, x प्लस d/2 के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे में क्या है, तो नीचे में अभी हम लोग देखें, हाँ ठीक है, यही आता है, हाँ ठीक है, इसमें x प्लस d/2 के द होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से हम फिर क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस करने वाले हैं, फिर से यहाँ पर सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले डी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। डी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस क्या बच जाएगा, x प्लस d/2 के द होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। अभी जो जैसे किए थे, अब उधर स्क्वायर है तो इधर रूट लेंगे, या तो रूट ले या घात कितना दिखा दे 1/2। तो अगर घात यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, डी स्क्वायर 1 प्लस x प्लस d/2 के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इसका अब यह पूरा का घात यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये पूरा का घात कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर डी स्क्वायर के पावर 2 है, तो ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा, और ये जब बाहर निकल जाएगा तो यह बन जाएगा डी, और यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस x प्लस d/2 के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये पूरा का पावर कितना, 1/2। फिर से यही सेम प्रोसेस होगा, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, H2P बराबर हो जाएगा
डी इंटू 1+1/2 इंटू एक्स प्लस d/2 के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। यही बाइनोमियल थ्योरम से आप अप्लाई अभी हम करेंगे तो यही आएगा। तो इसको हम थोड़ा अभी तक जितना लिखे थे उतना लिख लेना है। सबसे पहले वीडियो को पहले से सब पूरा कंप्लीट देखना है, उसके बाद लिखना था। हम यहाँ तक आए थे कि अब अगर हम इसमें क्या करते हैं, डी से अगर गुना करते हैं, अगर अब हम इसमें डी से गुना करते हैं तब ये क्या हो जाएगा, तो H2P जो हो जाएगा, डी से गुना करें, डी में 1 से गुना होगा, यही रह जाएगा। और यहाँ पे डी में गुना होगा तो एक डी क्या हो जाएगा, कैपिटल डी कट जाएगा और नीचे में बच जाएगा यहाँ पर 2 और डी। ये H2P का मान हो गया। अभी पथांतर का मतलब भी समझा रहे थे कि अगर H2P में से अगर S1P को घटा देते हैं तो वही क्या हो जाता है, पथांतर। तो समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। इतना लिखने के बाद अब क्या करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 अगर बात करते हैं तो H2P है, H2P में से S1P को घटा रहे हैं और H2P का मान कितना आया है, तो H2P का मान अगर बात करेंगे तो यह आया है डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस d/2 के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल डी। अगर हम लोग समीकरण 2 का S1P का मान देखते हैं तो आया है डी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो दोनों जगह माइनस हो जाएगा, इसलिए इसके पहले प्लस था, x माइनस d/2 के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल डी। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और H2P माइनस S1P को ही पथांतर कहते हैं। इसको हम डेल एक्स से दर्शाए थे, याद होगा, इसको हम किससे दर्शाए थे, डेल एक्स से दर्शाए थे। अब रह गया इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। नीचे में दोनों का सेम है तो ऊपर में डायरेक्ट हटा सकते हैं। इसको a प्लस बी के द होल स्क्वायर फॉर्मूला पे तोड़ दो, x प्लस डी के द होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा x माइनस d/2 के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d, ठीक है। और ऊपर वाला को फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे। यहाँ से डेल एक्स बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो x प्लस d/2 प्लस एक्स माइनस d/2 इंटू माइनस होगा तो x प्लस d/2 माइनस, अब जब माइनस होगा तो इस टर्म में जब माइनस लाएंगे तो x का आगे माइनस होगा, ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा d/2 डिवाइडेड बाई 2d। अब जो यहाँ से कैंसल आउट होने वाला है उसको कैंसल आउट करेंगे तो d/2 क्या कट जाएगा और यहाँ से x कट गया। तो ऊपर में जो बचा डेल एक्स का जो मान बचा कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2x गुने d/2 प्लस d/2 कितना हो जाएगा, d/2 प्लस d/2 2d/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2d। अब यहाँ से 2 से 2 ये कैंसल आउट हो गया और ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। तो डेल एक्स का जो मान आ गया कितना आया, x d बाई कैपिटल डी। तो ये पथांतर का मान आया। और पथांतर हम लोग दो केस देखे थे, एक समपोषी का, एक विनाशी का। यहाँ पर समपोषी का बात करते हैं, इसका मतलब है ब्राइट फ्रिंज। अगर विनाशी का बात करते हैं उसका मतलब है डार्क फ्रिंज। तो सबसे पहले हम लोग केस लेंगे ब्राइट फ्रिंज का। तो यहाँ पर लिख रहे हैं ब्राइट फ्रिंज। अब ब्राइट फ्रिंज का केस लेते हैं तो उसमें पथांतर का मान अगर याद होगा तो पथांतर का मान हम लोग कितना लिखे थे,
तो उसमें उस केस में पथांतर का जो मान हम लोग लिखे थे वो कितना था, तो n लेमडा कितना था, n लेमडा। तो उसको हम लोग अगर यहाँ से हम दर्शाएंगे n लेमडा से, तो अगर पथांतर केस में इसका मान था n लेमडा, तो पथांतर n लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, x बटे कैपिटल D हो जाएगा। अब यहाँ से अब हमको x का मान निकालते हैं, तो कैपिटल D इधर भाग में इधर आएगा, तो गुना में n लेमडा इंटू कैपिटल D बराबर x इंटू डी। x का मान निकालना है, स्मॉल d को इधर भाग में भेजेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, n लेमडा कैपिटल D बटे स्मॉल d हो जाएगा। अब ये n के टर्म में आया है, इसलिए इसको हम x n से भी दर्शा सकते हैं, तो x n बराबर n लेमडा बटे कैपिटल D हो गया। तो ये n का हुआ। अगर इसमें हम n प्लस 1 का मान निकालना चाहते थे, n के जगह इसको समीकरण 1 कर देते हैं। अगर n के जगह n प्लस 1 कर देते हैं, अगर यहाँ पे n के जगह n प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर भी n के जगह क्या लिखेंगे, n प्लस 1 इंटू लेमडा कैपिटल D बटे स्मॉल d हो जाएगा। इसको समीकरण 2 कर देते हैं। अब ये क्या मतलब है xn और xn प्लस 1 का। अभी थोड़ा देर पहले ही बता रहे थे कि अगर ये पर्दा है, अगर ये पर्दा है तो पर्दा पर एक जगह डार्क हो रहा है और एक जगह क्या हो रहा है, ब्राइट हो रहा है। एक जगह डार्क होगा, एक जगह ब्राइट होगा। इस प्रकार से फ्रिंज हम लोग को देखने को मिलता है पर्दे पर। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ये पहला मिला, पहला यहाँ पर ब्राइट मिला, ये पहला ब्राइट है, इसको B1 दिखा देते हैं, इसको दूसरा ब्राइट B2 दिखा देते, इसको B3 दिखा देते हैं। तो जो पहला ब्राइट मिला वो n का मान 1 हो जाएगा, और दूसरा ब्राइट जो मिलेगा उसको n=2 पर मिलेगा, तीसरा जो ब्राइट मिलेगा वो किस पर, n=3 पर मिलेगा। तो अगर ये मान लेते हैं ये xn का मान है, ये n वाला है और ये वाला n+1 वाला दूरी है, ठीक है। ये x का मान ये n वाला है और n+1, और यही दोनों के बीच की अगर दूरी निकालना है तो n+1 में से अगर n वाला को घटा देते हैं तो हम लोग को दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगा, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो अगर हमको फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है, अगर हमको फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की अगर चौड़ाई निकालना है तो कैसे निकल जाएगा, xn+1 माइनस xn कर देंगे। अब xn+1 का जो मान है इसमें क्या दिया हुआ है, n+1 इंटू लेमडा d बटे स्मॉल d माइनस n लेमडा d बटे स्मॉल d। जब इसमें से इसको घटाएंगे, देख सकते हैं जब घटाएंगे तो यहाँ पे n+1 है, तो ये सेम पद है, तो पहले तो इसमें से जो सेम चीज़ दिख रहा है उसको कॉमन कर लो। तो अब जैसे लेमडा बटे d सेम चीज़ दोनों में दिख रहा है, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे n+1 बचा है, माइनस में n बचा। ये n से n कट गया तो 1 बचा, और 1 से गुना होगा तो ये इतना आ जाएगा। और यही हम लोग का फ्रिंज की चौड़ाई हो गया, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, बीटा से दिखाते हैं। अब देखो ये तो हम लोग ब्राइट के लिए निकाले, अब क्या करते हैं, डार्क के लिए भी निकाल कर देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, डार्क के लिए भी निकाल कर देख लेते हैं कि डार्क के लिए कितना आ रहा है। ठीक, ये अभी हम लोग जो निकाले ये किसका निकाले, तो ब्राइट के लिए निकाले। तो आगे हम लोग हेडिंग डालते हैं डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए अगर पथांतर का मान अभी कितना आया था ऊपर में, तो पहले पथांतर दिखा देते हैं। ये आया था हम लोग का कितना, तो पथांतर का मान अभी हम लोग ऊपर में आया था xd/D, यही आया था। अब डार्क के लिए मतलब विनाशी, डार्क मतलब क्या, विनाशी। अब विनाशी के केस में जो पथांतर का मान आया था, टेबल में भी एक करके लिखवा दिए थे, क्या आया था, तो पथांतर का जो मान आया था 2n+1 बटे लेमडा बटे 2 आया था। यही हम लोग पथांतर का मान आया था, और ये किसके बराबर हो जाएगा, xd/D। फिर से हमको यहाँ से x का मान निकालना है, तो कैपिटल D पहले यहाँ पर गुना भाग में तो चला जाएगा, गुना में डायरेक्ट लिख देते। अब 2n+1 लेमडा कैपिटल D/2 नीचे है, और ये ऊपर में था गुना में देखा गया तो भाग में, तो ये नीचे में आ जाएगा। और इसको ही हम इससे किससे दर्शाएंगे, xn से दर्शाएंगे, कि इसलिए n के टर्म में है, तो xn बराबर कितना हो जाएगा, 2n+1
लेमडा डी बटे 2d। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि फिर से हमको xn+1 निकालना पड़ेगा। अगर xn+1 निकालेंगे तो n के जगह हम क्या रखेंगे, xn+1 2 इंटू n+1+1, ठीक है, इंटू लेमडा कैपिटल D बटे 2 स्मॉल d हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं तो 2 से गुना हो जाएगा, तो 2n प्लस 2 आएगा, प्लस 2 एक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेमडा d बटे 2d। अब इसको क्या करते हैं, इसको एक कर लेते हैं, चाहे डायरेक्ट लिखते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर से अंतर निकल जाएगा। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, आई थिंक पहले वाला आप लोग लिख चुके होंगे। अगर इसका फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं हम, अगर फ्रिंज की चौड़ाई, अगर यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई का बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, xn+1 माइनस xn हो जाएगा। अगर xn+1 में से xn घटाएंगे तो यही फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगा। तो इसका मान है 2n+3 लेमडा d बटे 2d माइनस उधर है 2n+1 इंटू लेमडा d बटे 2d। अब जो सबसे पहले जो इसमें से कॉमन हो रहा है, सबसे पहले कॉमन करेंगे। सबसे पहले इसमें से जो कॉमन हो रहा है उसको हम कॉमन करेंगे, उसको हम यहाँ से कॉमन करेंगे। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, तो लेमडा कैपिटल D बटे 2d कॉमन हो जा रहा है। यहाँ बच रहा है 2n+3, इसमें से घटाना है 2n-1 को, ये तो इससे कट गया, और अगर 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, तो लेमडा d बटे 2d इंटू 2 से 2 कट गया। तो ये फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा से दर्शाते हैं, इसमें भी क्या मान आया, कैपिटल D बटे स्मॉल d। कहने का मतलब डार्क हो या ब्राइट हो, दोनों के केस में जो फ्रिंज की चौड़ाई होगा वो कितना होगा, लेमडा कैपिटल D बटे स्मॉल d होगा। तो ये दोनों के केस में जो फ्रिंज की चौड़ाई होगा सेम ही होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो फ्रिंज की चौड़ाई आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर फार्मूला भी याद रखना है, वे पूछ दे फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला क्या हो, किसी भी के लिए, डार्क के लिए या ब्राइट के लिए, तो फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला निकल के आ गया, फ्रिंज की चौड़ाई। हम लोग को यही डिराइव करना था। तो फ्रिंज की चौड़ाई डेरिवेशन भी इसका आता है, निकालने आना चाहिए। फ्रिंज की चौड़ाई का मान कितना हो, लेमडा कैपिटल D बटे स्मॉल d, इसी को हम लोग बीटा से दर्शाते हैं। तो ये हम लोग का फ्रिंज के चौड़ाई हो गया। तो फ्रिंज की चौड़ाई का यहाँ पर आता है, तो इस बात को ध्यान में, अगर यहाँ पर डायग्राम से दिखाना चाहते हैं तो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है। और यहाँ पर बना देते हैं डायग्राम। ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया एक, ये हो गया डार्क, और सादा छोड़ देंगे तो हो गया जाएगा ब्राइट। इसके बाद थोड़ा सादा छोड़ देते हैं तो ब्राइट हो जाएगा। अब फिर से एक डार्क बनेगा, फिर से एक डार्क बन गया, फिर से एक ब्राइट होगा, फिर एक डार्क होगा। ये पर्दा पर इस प्रकार से दिखाई देता है। फिर एक ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा। तो यही जो यहाँ पर दिखा देते हैं, ये दो ब्राइट के बीच की दूरी है। ये दो ब्राइट के बीच की दूरी, इसी को हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। और ये दो डार्क के बीच की दूरी है, इसी को भी हम लोग बीटा ही कहेंगे। जो भी दो ब्राइट या दो डार्क के बीच की जो दूरी होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा से दर्शाते हैं। यहाँ पर ये दो डार्क के बीच की दूरी है, और यहाँ पर ये दो ब्राइट के बीच की दूरी है, इसी को हम लोग बीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फ्रिंज की चौड़ाई का डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन अच्छे से करने आना चाहिए। तो ये चैप्टर में जो था, यही हम लोग का लास्ट था। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसके बाद जो हम इसका नेक्स्ट
एक और चैप्टर इसमें का है इस पार्ट का, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग इसके बाद स्टार्ट होगा जो हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स उसके बाद स्टार्ट होगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।